नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञानमाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के पिछले पार्ट में हमने कविता क्या है निबंध से संबंधित 1 से लेकर 20 वैकल्पिक प्रश्न और उनके उत्तर देखे थे और आज के इस वीडियो में हम आगे के 20 प्रश्न और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 21वां प्रश्न है, शुक्ल जी ने काव्य दृष्टि का कौन सा रूप नहीं बताया है? और यह प्रश्न दिया गया है कविता क्या है निबंध के उपखंड कविता और सृष्टि प्रसार से। तो आइए विकल्प देखते हैं। विकल्प ए, मनुष्येतर बाह्य दृष्टि के भीतर, बी, नर क्षेत्र के भीतर, सी, समस्त चराचर के भीतर, या फिर डी, मनुष्येतर आंतरिक सृष्टि के भीतर। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प डी, मनुष्येतर आंतरिक सृष्टि के भीतर। 22वां प्रश्न देखिए, काव्य दृष्टि किसके भीतर रहती है? विकल्प है ए, नर क्षेत्र के भीतर, बी, मनुष्येतर बाह्य सृष्टि के भीतर, सी, समस्त चराचर के भीतर, या फिर डी, उपर्युक्त सभी। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। यानी काव्य दृष्टि नर क्षेत्र के भीतर, मनुष्येतर बाह्य सृष्टि के भीतर और समस्त चराचर के भीतर रहती है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, संसार में अधिकतर कविता किस क्षेत्र के भीतर हुई है? विकल्प देखिए, ए, नर क्षेत्र के भीतर, बी, मनुष्येतर बाह्य सृष्टि के भीतर, सी, समस्त चराचर के भीतर, या फिर डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, अभी तक आपने प्रश्न संख्या 21 से लेकर 23 तक के जो प्रश्न देखे हैं वो उनमें एक ही प्रकार के प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन प्रश्नों की गहनता के आधार पर ये प्रश्न बनाए गए हैं। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए, नर क्षेत्र के भीतर। संसार में अधिकतर कविता नर क्षेत्र के भीतर हुई है। प्रश्न संख्या 24 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? तो आइए विकल्प देख लेते हैं। ए, नर क्षेत्र के भीतर कविता अधिकतर हुई है। इसमें नरत्व की बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति के नाना संबंधों और पारस्परिक विधानों का संकलन ही काव्य मुक्तक हो या प्रबंध अधिकतर पाई जाती है। ये कथन सही है या गलत है? आपने निबंध पढ़ा होगा। बी, मनुष्येतर बाह्य प्रकृति का आलंबन के रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृत के प्रबंध काव्य के बीच बीच में पाया जाता है। सी, किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण दो प्रकार से हो सकता है, एक है बिंब ग्रहण और दूसरा है अर्थ ग्रहण। और डी, विश्व काव्य की रसधारा में जो थोड़ी देर के लिए निमग्न न हुआ उसके जीवन को समुद्र की यात्रा समझना चाहिए। तो यहाँ सही जवाब होगा और जो असंगत कथन होगा वो होगा विकल्प डी, विश्व काव्य की रसधारा में जो थोड़ी देर के लिए निमग्न न हुआ हो उसके जीवन को समुद्र की यात्रा समझना चाहिए। यहाँ समुद्र की यात्रा नहीं होगा, यहाँ होगा मरुस्थल की यात्रा समझना चाहिए। तो यहाँ समुद्र की जगह मरुस्थल आना चाहिए था, चूंकि यहाँ पर मरुस्थल की जगह समुद्र आ गया है तो ये कथन असंगत कथन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक के कारण मैं गलत टाइप हो गया है, इसे आप सुधार कर ले। 25वां प्रश्न देखिए, संस्कृत के प्राचीन प्रबंध काव्य में मनुष्येतर बाह्य प्रकृति का वर्णन किस रूप में मिलता है? विकल्प देखिए, ए, उद्दीपन रूप में, बी, प्राकृतिक रूप में, सी, आश्रय रूप में, या फिर डी, आलंबन रूप में। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी, आलंबन रूप में। अगला प्रश्न देखिए, कविता के किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण कितने प्रकार से हो सकता है? विकल्प है ए, 2 प्रकार से, बी, 3 प्रकार से, सी, 4 प्रकार से, या फिर डी, 5 प्रकार से। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए, 2 प्रकार से। तो यहाँ जो 2 प्रकार है वो है एक बिंब ग्रहण और दूसरा अर्थ ग्रहण। यानी कविता के किसी भी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण 2 प्रकार से होता है, पहला है बिंब ग्रहण और दूसरा है अर्थ ग्रहण। 27वां प्रश्न देखिए, जहां कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग
वर्ण, आकृति तथा उनके आसपास की परिस्थिति का परस्पर संश्लिष्ट विवरण देता है तब वहां क्या होता है। आइए विकल्प देख लेते हैं। ए शब्द ग्रहण होता है, बी अर्थ ग्रहण होता है, सी बिंब ग्रहण होता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी, बिंब ग्रहण होता है। 28वां प्रश्न, जहां यानी कविता में प्रकृति का पूर्ण और संश्लिष्ट चित्रण मिले वहां कवि ने बाह्य प्रकृति को किस रूप में ग्रहण किया होता है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे। जहां यानी कविता में प्रकृति का पूर्ण और संश्लिष्ट चित्रण मिले वहां कवि ने बाह्य प्रकृति को किस रूप में ग्रहण किया होता है। और आइए अब विकल्प देखते हैं। ए स्थूल रूप में, बी आलंबन रूप में, सी सूक्ष्म रूप में या फिर डी उद्दीपन रूप में। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प बी, आलंबन रूप में। 29वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किस संस्कृत काव्य में मनुष्येतर बाह्य प्रकृति को प्रधानता मिली है। तो यहां विकल्प देखिए। ए मेघदूत, बी रामायण, सी उत्तर रामचरित, डी कुमार संभव। तो सही जवाब होगा यहां पर विकल्प ए मेघदूत। मेघदूत में मनुष्येतर बाह्य प्रकृति को प्रधानता मिली है। 30वां प्रश्न देखिए, कविता क्या है निबंध में उल्लेखित बुढ़िया का स्वभाव कैसा बताया गया है। जब आप निबंध पढ़े होंगे तो वहां एक बुढ़िया का उल्लेख हुआ है और उसके स्वभाव की चर्चा की गई है। तो आपको बताना है कि बुढ़िया का स्वभाव कैसा था। छोटा सा प्रश्न है, अटपटा सा है, लेकिन कई बार ये प्रश्न फंस जाता है तो आपके नंबर कट जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न भी हमने तैयार किए हैं। तो यहाँ विकल्प है ए मधुर, बी दयालु, सी ममतामय या फिर डी चिड़चिड़ा। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट करके बताना है। कमेंट करते समय आप ध्यान रखिए, पहले प्रश्न का क्रम रखेंगे 30 और उसके बाद में आपका विकल्प और साथ में विकल्प में जो विवरण दिया हुआ है चारों में से जो आपको लिखना है। जैसे अगर आप विकल्प ए सही करते हैं तो आपको लिखना होगा ए मधुर। और उम्मीद है आप सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। 31वां प्रश्न देखिए, अंतः प्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए किसकी आवश्यकता बताई गई है। विकल्प है ए ईश्वर की, बी कविता की, सी सच्चे कवि की, डी चमत्कार की। तो सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प बी कविता की। अंतः प्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता की आवश्यकता बताई गई है। 32वां प्रश्न, जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढा करते हैं उनमें किसकी कमी होती है। विकल्प है ए रागात्मक वृत्ति की, बी रागात्मक बुद्धि की, सी रागात्मक दृष्टि की, डी रागात्मक सत्व की। तो दोस्तों प्रश्न को लेकर हो सकता है आपके मन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो, लेकिन अगर आपने निबंध को डीपली पढ़ा है तो इसका जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। और यहाँ सही जवाब जो होगा वो होगा विकल्प डी रागात्मक सत्व की। यानी जो व्यक्ति केवल अपने विलास या शरीर की सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढते हैं उनमें रागात्मक सत्व की कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न मार्मिक तथ्य उपखंड से लिया गया है। प्रश्न है, पशु पक्षियों के सुख दुख, हर्ष विषाद, कृपा क्रोध आदि भावों की व्यंजना प्रायः कैसी होती है। विकल्प है ए विरोधी, बी परोक्ष, सी गूढ़, डी प्रत्यक्ष। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प डी प्रत्यक्ष होती है। 34वां प्रश्न है, जहां तथ्य केवल आरोपित या संभावित रहते हैं वहां वे किस रूप में रहते हैं। तो यहां विकल्प है ए अलंकार रूप में, बी छंद रूप में, सी शक्ति रूप में या फिर डी रस रूप में। तो सही जवाब होगा विकल्प ए अलंकार रूप में। जहां तथ्य केवल आरोपित या संभावित रहते हैं वहां वे अलंकार के रूप में रहते हैं। 35वां प्रश्न देखिए, पेड़ पौधे लता गुल्म आदि भी कुछ भावों या तथ्यों की व्यंजना करते हैं, वह व्यंजना कभी कभी कैसी होती है। विकल्प है ए साकार, बी मूर्त, सी गूढ़, डी प्रत्यक्ष। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी गूढ़। यानी पेड़ पौधों लता गुल्मों आदि द्वारा जिन भावों की व्यंजना की जाती है वो कभी कभी गूढ़ होती है।
प्रश्न संख्या 36 देखिए, मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवसायत्मक कब होता गया? विकल्प है ए, ज्यों ज्यों अंतःकरण का विकास होता गया, बी, ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती गई, सी, विकल्प ए और बी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवसायत्मक कब होता गया? इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, विकल्प ए और बी दोनों। ज्यों ज्यों मनुष्य के अंतःकरण का विकास होता गया और ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती गई त्यों त्यों मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवसायत्मक होता चला गया। प्रश्न संख्या 37, निम्न में से किस प्रवृत्ति के लिए मन में वेग का होना आवश्यक है? विकल्प देखिए, ए कर्म, बी रस, सी भाव, या फिर डी ज्ञान। दोस्तों यहाँ बताना चाहूंगा मैं आपको कि यह जो प्रश्न है 37वां प्रश्न या इससे आगे आने वाले प्रश्न वो काव्य और व्यवहार नामक उपखंड से लिए गए हैं। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए कर्म। 38वां प्रश्न है, मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति कौन सी है? तो विकल्प देखिए, ए भावात्मिका, बी ज्ञानात्मिका, सी आध्यात्मिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए भावात्मिका वृत्ति, यानी मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली जो मूल वृत्ति होती है वो होती है भावात्मिका वृत्ति। 39वां प्रश्न देखिए, चाणक्य जिस समय अपनी नीति की सफलता के लिए किसी निष्ठुर व्यापार में प्रवृत्त दिखाई पड़ता है उस समय वह दया, करुणा आदि सब मनोविकारों या भावों से परे दिखाई पड़ता है। यह कथन निबंध के कौन से अंश से लिया गया है? और जो 13 उपखंड है, 13 अंश है कविता क्या है निबंध के, उनमें से आपको बताना है। तो यहाँ विकल्प है ए मार्मिक तथ्य, बी काव्य और व्यवहार, सी मनुष्यता की उच्च भूमि, डी मनोरंजन। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी काव्य और व्यवहार। 40वां प्रश्न देखिए, मनुष्य के हृदय को प्रकृति दशा में कौन ले जाता है? विकल्प है ए प्रेम, बी लोभ, सी श्रद्धा, या फिर डी कविता। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी कविता। कविता मनुष्य के हृदय को प्रकृति दशा में ले जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अगले भाग में हम आगे के 20 प्रश्न और देखेंगे। अगले वीडियोज का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।